आज जो हम वीडियो का टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं वो है एडिशन ऑफ जीएसटी क्रेडिट टू द वैल्यू एट रिस्क। तो ये इशू जो आजकल मार्केट में चल रहा है ये आप लोगों के द्वारा ही मेरे पास आया था। आप लोगों ने ये इशू रेज किया कि जो इनपुट क्रेडिट हम लोग डैमेज गुड्स के लिए ऐड करते हैं 17(5)(h) के अकॉर्डिंग लॉस असेसमेंट में, वो अमाउंट वैल्यू एट रिस्क में भी ऐड होना चाहिए। तो आइए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सबके लिए। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 17(5)(h) जो कि हमारी पिछली वीडियोस में ऑलरेडी कवर्ड है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें डैमेज गुड्स को के ऊपर जो जीएसटी कंपोनेंट है उसको रिवर्स करने की बात की गई है। तो डैमेज गुड्स के ऊपर जो जीएसटी कंपोनेंट को हम रिवर्स करते हैं, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ 17(5)(h) और वो इसलिए कि वो गुड्स कभी भी आउटपुट सप्लाई के लिए यूज नहीं हो पाएंगे। जीएसटी आउटपुट सप्लाई के लिए जो चीज यूज नहीं हो पा रही उसका इनपुट क्लेम कर हम कभी कर ही नहीं सकते और करने का कोई उद्देश्य भी नहीं है। तो इसलिए 17(5)(h) हमें वहां पे रोकता है, ब्लॉक्ड क्रेडिट्स का ये सेक्शन जो है, कि आप इस क्रेडिट को रिवर्स कीजिए 3B के अंदर, तब ये जाके आपकी कॉस्ट मिलेगी और इसीलिए फिर हम उसे लॉस असेसमेंट में भी ऐड कर पाते हैं। बट कुछ लोगों का कहना है कि जब आप उसे यहाँ पे ऐड कर रहे हैं लॉस असेसमेंट में, तो फिर आप उसे वैल्यू एट रिस्क में भी ऐड करिए। बट उनका कहना गलत है, क्योंकि उसके दो कारण हैं। पहले कारण पे हम आते हैं। सबसे पहले ये चीज है कि जब 17(5)(h) पिक्चर में आता है, वो कौन सा पीरियड होता है? वो तब पिक्चर में आता है जब कोई लॉस हो जाए, कहीं फायर हो जाए, कहीं फ्लड आ जाए, कहीं कोई ऐसा कैटास्ट्रॉफ आ जाए जिससे जो इंश्योर्ड पेरिल है वो ट्रिगर होता है। दैट मीन्स तब जाके 17(5) कम्स इनटू पिक्चर और वो रिवर्स करने की बात करता है। बट वैल्यू एट रिस्क जब हम देखते हैं, दैट इज जस्ट बिफोर द लॉस। उससे पहले क्या सिचुएशन थी? बेसिकली वैल्यू एट रिस्क इज द टोटल वैल्यू विच इज स्टैंडिंग एट दैट प्रॉपर्टी एट द जस्ट बिफोर द लॉस डेट। सो लॉस से जस्ट पहले आपके पास कितना माल पड़ा है, अगर मैं देसी भाषा में इसकी बात करूं तो उसके बारे में बात हो रही है। तो उसमें इस क्रेडिट को ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि तब तक लॉस हुआ ही नहीं है। जब आप वैल्यू एट रिस्क देख रहे हैं तो वैल्यू एट रिस्क देखते टाइम तो लॉस हुआ ही नहीं है आपका। लॉस आपका जब होगा तब आप क्रेडिट रिवर्सल की बात करेंगे। पहला पॉइंट ये। दूसरा जो पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जो वैल्यू एट रिस्क है उसको निकालने का मोटिव क्या है हमारा। वैल्यू एट रिस्क आप सभी को पता है कि वैल्यू एट रिस्क हम तब निकालते हैं जब हमें एवरेज क्लॉज लगाना हो, जो कि एक कंपलसरी क्लॉज है हर इंश्योरेंस पॉलिसी में। ये क्लॉज हमें लगाना ही है टू चेक द एडिक्वेसी ऑफ द सम इंश्योर्ड। बेसिकली एडिक्वेसी ऑफ सम इंश्योर्ड क्यों चेक की जाती है कि सम इंश्योर्ड लेते समय, जो कि इंश्योर्ड का प्रोरोगेटिव होता है कि वो कितना सम इंश्योर्ड ले रहा है, दैट शुड बी कंपेयर्ड विद द फुल वैल्यू ऑफ एसेट्स केप्ट एट द टाइम ऑफ द लॉस। लॉस से पहले कितना माल वहां पड़ा था, लॉस के टाइम पर, लॉस होने से पहले वहां पे कितना माल पड़ा था, वो हम सम इंश्योर्ड के साथ कंपेयर करते हैं टू चेक द एडिक्वेसी। एंड एवरेज क्लॉज इज अप्लाइड सिंपली टू पेनलाइज द इंश्योर्ड, कि उसने जो सम इंश्योर्ड है वो अपना प्रीमियम बचाने के लिए कम डिक्लेयर किया है। क्योंकि अगर वो सम इंश्योर्ड कम डिक्लेयर करेगा तो उसे प्रीमियम कम लगेगा, तो उसका खर्चा कम होगा। अपना खर्चा बचाने के लिए उसने कहीं सम इंश्योर्ड कम डिक्लेयर किया हो, उसको पेनलाइज करने के लिए हम लगाते हैं एवरेज क्लॉज। और एवरेज क्लॉज में जो एडिक्वेसी चेक करने के लिए वैल्यू एट रिस्क वर्सेस द सम इंश्योर्ड,
और अगर हमारा वैल्यू एट रिस्क इज मोर देन दी सम इंश्योर्ड, देन दी इंश्योर्ड जो है उसको डिफरेंस अमाउंट पे, यानी कि अगर आपका वैल्यू एट रिस्क 100 है और आपने 90 ही सम इंश्योर्ड लिया था, मतलब 90 की ही इंश्योरेंस कराई थी, तो 10 रुपए का जो इंश्योरेंस है वो माना जाएगा कि इंश्योर्ड ही उसके लिए लायबल है। तो इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए लायबल नहीं होगी और लॉस असेसमेंट में वो चीज काउंट नहीं की जाएगी, तो उसका लॉस आपको नहीं मिलेगा, उसका पैसा भी नहीं देगी इंश्योरेंस कंपनी। कहने का मतलब ये है। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि वैल्यू एट रिस्क में हम जीएसटी कंपोनेंट को ऐड करेंगे सम इंश्योर्ड के साथ कंपेयर करने के लिए, दैट विल नॉट बी अ ट्रू बेसिस, बिकॉज दैट वुड बी एन अनजस्टिफाइड कंपैरिजन। क्योंकि सम इंश्योर्ड जब हम दे रहे हैं तो इंश्योर्ड को ये नहीं पता कि वैल्यू एट रिस्क में कितना जीएसटी ऐड होना चाहिए, क्योंकि जब वैल्यू एट रिस्क में वो जीएसटी कंपोनेंट को ऐड करने के लिए बोलेगा तो आपके पास कोई फिगर नहीं होगी कि वो पूरा का पूरा माल जल गया उसके लिए वो जीएसटी ऐड कराएं या 50% 40%। अगर वो चीज हम ऐड कर भी देते हैं तो दैट इज एन अननेसेसरी बर्डन ऑन द इंश्योर्ड, और उस चीज के लिए हम उसे पेनलाइज कर दें, दैट इज टोटली वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इंडेमनिटी। जो इंडेमनिटी उसे मिलनी चाहिए थी उससे कम इंडेमनिटी उसे मिलेगी, जस्ट बिकॉज कि उसने जीएसटी कंपोनेंट नहीं ऐड किया, जो कि उसे करना भी नहीं है। तो अगर हम उसे अननेसेसरीली जीएसटी कंपोनेंट ऐड करवाएंगे तो उसे 10 रुपए का झटका लगेगा, जो कि विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्योंकि अगर देखा जाए कि जब हम वैल्यू एट रिस्क हम सम इंश्योर्ड डिक्लेयर कर रहे हैं तो स्टॉक की वैल्यूएशन हो रही है एज पर AS2। अब AS2 का क्या कहना है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो अगर हम ये देखें कि जब सम इंश्योर्ड डिक्लेयर कर रहे हैं तब इंश्योर्ड ने उसकी कॉस्ट ही डिक्लेयर की है और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, सो ही हैज टोटली फॉलोड द प्रिंसिपल्स ऑफ AS2। वहां पे कोई भी वायलेशन की बात नहीं आती सामने। और जब लॉस हो जाता है देन वी हैव टू रिवर्स द जीएसटी क्रेडिट बिकॉज ऑफ द ब्लॉक्ड क्रेडिट्स एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज H। therefore that GST component becomes a cost of the insured। तो वो जब कॉस्ट बन जाती है तो अगेन वी अप्लाई दिस प्रिंसिपल ऑफ AS2 टू टेक आउट द लॉस असेसमेंट। तो उसमें हमें कॉस्ट, बट यहां पे आप देखने का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉस्ट वहां पे चेंज हो जाती है। कॉस्ट में जीएसटी कंपोनेंट भी जुड़ जाता है अगर आपने वो रिवर्स नहीं किया है। तो अगर आपने रिवर्स कर दिया है तो वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी और वो हम लॉस असेसमेंट में ऐड करते हैं फिर। देयरफॉर adding that GST component on of the damaged goods in the value at risk is totally untenable and it will definitely it is not suggested। और इसका जो भुगतान है वो इंश्योर्ड को करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है एंड देयरफॉर इट इज नॉट बीइंग प्रैक्टिस्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन इंडिया। तो ये एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन थी जो आप लोगों की तरफ से पूछी गई थी। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपका जो भी कंफ्यूजन था वो इस वीडियो के माध्यम से दूर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।